Hello, dear students, and good evening. Today is 17 March. You are preparing for your annual examinations, which are on 22 March. So, just to aid you in this effort, today's lesson is based on MCQ revision. आज का जो लेसन है वो MCQ आपके टेक्स्ट बुक के लेसन्स उनके रिवीजन के लिए है। तो इस लेसन में 1 by 1 सभी लेसन्स के MCQ आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। इट विल बी रेड टू बाई मी। आप भी उनको साथ साथ में देख के पढ़ते रहिए। जहाँ पर लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। अदरवाइज करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दी जाएगी आपकी स्क्रीन पर। तो आपका कंसंट्रेशन करेक्ट आंसर या ऑप्शन पे रहना चाहिए, क्योंकि वही आपको एग्जाम में लिखनी है। तो शुरू करते हैं MCQ रिवीजन। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा पहला लेसन होगा MCQ ऑफ द लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये आपकी फ्लेमिंगो बुक का लेसन है और इसके ऑथर है अशोका मित्रन। तो थोड़ी सी शॉर्ट रिवीजन ऑफ समरी ताकि आपको याद आ जाए। तो ये वही लेसन है जिसमें अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो में व्हेन ही वाज वर्किंग सर्विंग देयर ड्यूरिंग हिज टाइम, तो जेमिनी स्टूडियो में जो लोग काम करते थे, जिस तरह की एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स एंड लाइक दिस, और जेमिनी स्टूडियो छोड़ने के बाद अपने स्ट्रगल को इस स्टोरी में बताया है अशोका मित्रन ने। तो 1 by 1 शुरू करेंगे। तो आपका फर्स्ट MCQ शुरू हो रहा है। अब फर्स्ट MCQ होगा MCQ 1। हु इज द author of Poets and Pancakes? ऑप्शन A अशोका मित्रन, B चारू निवेदिता, C जैक कंथन, D बालकुमारन। तो आपको जैसा बताया गया था आपने देख लिया। ऑप्शन A है करेक्ट इसका, अशोका मित्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does his book My Years with Boss talk of? तो अशोका मित्रन ने जो बुक लिखी थी, माई ईयर्स विद बॉस, ये जो स्टोरी है आपकी पोइट्स एंड पैनकेक्स, उसी बुक से लिया गया एक लेसन है। तो इस बुक में उसने किसके बारे में लिखा है? हिज जॉब, ऑप्शन A, B द नेचर ऑफ हिज बॉस, C explains his environment, D impact of movies on every aspect of life in India। वैसे तो सारे ऑप्शन सही है, उसने सभी चीज़ों के बारे में लिखा है, लेकिन इसमें ऑल अबव द ऑप्शन तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे? बेस्ट सूटेबल ऑप्शन तो इसमें यही है, ऑप्शन D इम्पैक्ट ऑफ मूवीज। ऑप्शन D impact of movies on every aspect of life in India। Next question 3, when was Gemini Studio set up? Gemini Studio कब बनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन 4 है, A B C D। तो आपका ऑप्शन इसमें है करेक्ट रहेगा ऑप्शन B 1930 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट? इसका मतलब ये है कि जेमिनी स्टूडियो में जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के मेकअप के लिए मेकअप मटेरियल आता था, उस ब्रांड का नाम क्या था? तो ये तो लेसन के नाम में ही है, पोइट्स एंड पैनकेक। तो आपका ऑप्शन स्ट्रेट वे मैं बता देता हूँ, A ठीक है, पैनकेक, बाकी के गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज ग्रेटा गार्बो?
तो लेसन जब आप पढ़ रहे थे इसमें ऑप्शन तो 4 हैं, स्वीडिश एक्ट्रेस, जर्मन एक्ट्रेस, फ्रेंच एक्ट्रेस एंड बंगाली एक्ट्रेस। तो स्ट्रेट वे करेक्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं और करेक्ट ऑप्शन इसमें है स्वीडिश एक्ट्रेस, ऑप्शन ए। तो आपको यही मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज अशोकामित्रन जॉब इन द स्टूडियो? अशोकामित्रन जब जेमिनी स्टूडियो में सर्विस करता था तो वहां पर उसका जॉब काम क्या था? तो इसमें जो ऑप्शन है, टू अरेंज पैनकेक्स, टू अरेंज मेकअप किट्स, टू सर्व वाटर, लेकिन लास्ट की जो ऑप्शन है डी, यही करेक्ट ऑप्शन है, कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। अशोकामित्रन का यही काम था जेमिनी स्टूडियो में। उसको एक छोटा सा क्यूबिकल सीढ़ियों के पास दे दिया गया था और वहाँ बैठ के डेली 5 to 6 न्यूज़पेपर पढ़ता था और उनमें से यूजफुल क्लिपिंग्स को काट के फाइल में लगा लेता था। तो आप समझ गए होंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो को संस्थापक कौन थे? फाउंडर मीन्स संस्थापक। तो आपका ऑप्शन है रहेगा इसमें मिस्टर एस वासन। ए ऑप्शन से करेक्ट है बिल्कुल। फाउंडर कौन थे? मिस्टर एस वासन। बाकी के जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और जेमिनी गणेशन, कोठामंगलम सुब्बू, ये गलत ऑप्शन है। तो कोठामंगलम सुब्बू वहाँ पे नंबर 2 थे। रॉबर्ट क्लाइव का जस्ट पासिंग रेफरेंस आता है। लोग कहते थे ये जेमिनी स्टूडियो है, वंस इट वाज ए स्टेबल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, कि रॉबर्ट क्लाइव के हॉर्स का स्टेबल घुड़साल होता था। जेमिनी गणेशन उस समय नहीं थे, क्योंकि जेमिनी गणेशन जो आज की फिल्म एक्ट्रेस है रेखा फिल्मों में, उनके फादर थे। तो करेक्ट ऑप्शन मिस्टर एस वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं। 10, व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर्ड टू? भाई मेकअप रूम की तुलना ऑथर ने किससे की है? तो ऑप्शन ए मेकअप कंपनी, बी ए पार्लर, सी ए ज्वेलरी शॉप, डी ए हेयर कटिंग सैलून। तो डी से कंपैरिजन किया है ए हेयर कटिंग सैलून से, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वाई इज द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर्ड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, लेकिन ये 2 मार्क्स का भी आ जाता है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो इंग्लिशमैन, जो पोइट स्टीफन स्पेंडर जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, उसकी विजिट अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, ठीक है, अनसुलझा रहस्य क्यों बना रहा लास्ट तक? ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, बी बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, सी बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल, डी बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी एंड बैफल्ड लुक। तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, ठीक है, अपीयरेंस, ड्रेस या हेयर स्टाइल, ये कोई मिस्ट्री नहीं थी। बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी एंड बैफल्ड लुक, इसका मतलब ये हुआ कि आने के बाद उसने जो भी अपनी पोइम या स्पीच में बोला, उसको सुन के सभी बैफल्ड, इट मीन्स सुन के सभी पजल्ड हो गए, किसी को समझ में नहीं आया ये पोइट क्या बोल के चला गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन डी सही है। आपका 2 मार्क्स का आएगा, तभी भी आपको ऐसा ही आंसर लिखना है। बिकॉज द पोइट्स एसेंट वॉज हाईली ब्रिटिश, he spoke in fluent English language, but the topics were totally out of the comprehension of the people present there. So no one came to know why the poet came, but was his poetry about and what did he speak. ये आपका 2 मार्क्स का भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 12, हु वाज द इंग्लिश मैन? इंग्लिश मैन कौन था? पोइट का नाम वही
जो ऑप्शन डी में है, स्टीफन स्पेंडर, जिसकी और एक पोइम आपके सिलेबस में है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में ने स्लम, ये भी स्टीफन स्पेंडर की ही आपके सिलेबस में वन मोर पोइम है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वाई डिड द इंग्लिश पोइट विजिट द जेमिनी स्टूडियो? इंग्लिश पोइट जेमिनी स्टूडियो में क्यों आया था? ऑप्शन ए, टू डिलीवर ए स्पीच, बी, टू गॉसिप विद द वर्कर्स, सी, टू चेक द वर्कर्स, टू नो दी फिल्म मेकिंग, या आपका लास्ट ऑप्शन है डी। तो लास्ट के तीन तो उसका कोई पर्पज नहीं था, वो आया था टू डिलीवर ए स्पीच, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाई डिड एवरीबॉडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर? इसको लेखक ने बड़े ही ह्यूमरस तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से बोला है, हास्यात्मक तरीके से। इवन द ऑफिस बॉय को भी लगता था कि अशोका मित्रन मीन्स ऑथर को कोई काम नहीं है, ये सारे दिन बैठ के जस्ट ही कीप्स ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, सो हिज जॉब इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर एक्स्ट्रा एंड मेकअप ऑफ एक्स्ट्राज, तो ऑफिस बॉय भी ऑथर को ही बोलता था। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ द आइडल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क, क्योंकि उसका काम दूसरों को आइडल, ठीक है, आइडियल नहीं, आइडल, बिना मतलब का काम लगता था। आइडल वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम्स? लेखक हमेशा सोचता रहता था, प्रार्थना करता रहता था कि क्राउड शूटिंग ही यहाँ पर ज़्यादातर चलती रहे। क्राउड शूटिंग मतलब जिस फिल्म के सीन में क्राउड, भीड़ को दिखाना होता है, उस तरह की शूटिंग हमेशा चलती रहे। ऑप्शन है टू अट्रैक्ट द क्राउड, बी, टू अवॉइड पीपल, सी, टू अवॉइड इपिकल नरेशंस, डी, नन। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा टू अवॉइड पीपल, कि जब क्राउड शूटिंग होती थी तो लोग उसको, ऑथर को कोई भी आके डिस्टर्ब नहीं करता था, सब उसी में ही बिजी रह जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 16, हु वाज सुब्बूज एनिमी? जो नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में कोटामंगल सुब्बू, उनका दुश्मन कौन था? तो लॉयर, ऑथर, एक्टर्स, द बॉय इन द मेकअप रूम। तो जो ऑफिस बॉय था मेकअप रूम में, वही कोटामंगलम सुब्बू को अपना दुश्मन समझता था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का भी आता है। वाई ए पर्सन लाइक सुब्बू एनिमी ऑफ ऑफिस बॉय? तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफिस बॉय हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कैरियर नॉन प्रोग्रेशन एट जेमिनी स्टूडियो। भाई ऑफिस बॉय अपने कैरियर को वहाँ आगे नहीं बढ़ने के लिए सुब्बू को ही रेस्पॉन्सिबल मानता था। ही थॉट दैट बिकॉज बोस इज ऑल्सो belongs to Brahman caste as Subbu, so he was given every chance to progress in his career, and he was means office boy was office boy only because of Subbu, so he considered Subbu his enemy। ऐसे आप 2 मार्क्स का भी आंसर लिख देंगे। MCQ में तो है ही ऑफिस बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई वॉज सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो? यहाँ पर नंबर 2 का मतलब होता है बॉस के बाद अगला व्यक्ति जो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी।
So, because of his flattery, because of his abilities, because of his creative skills, and डी नन। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें बी और सी दोनों ही करेक्ट है। अच्छा होता अगर डी में बोथ बी एंड सी करते तो ज़्यादा बेटर आंसर होता। तो क्योंकि लेसन में क्रिएटिव स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है बॉक्स नंबर 2 की, तो दोनों में से अगर एक ही ऑप्शन सुनना है तो हमें करेक्ट ऑप्शन सी करना चाहिए, अदरवाइज बी और सी दोनों करेक्ट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 18। विच प्ले वर प्रेजेंटेड बाय MRA इन मद्रास। इस क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिए। MRA का फुल फॉर्म भी आ जाता है। MRA का फुल फॉर्म है ये MRA का फुल फॉर्म है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। लिख देता हूं, मोरल, स्ट्राइकर नहीं चल रहा है तो एक बार तो मैं स्ट्राइकर खत्म ही कर देता हूं, फिर लिखूंगा मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। आप सुन के ध्यान दे लीजिए, लिखा तो सही नहीं गया है, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। तो ये MCQ है कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी ने कौन से 2 प्ले नाटक जेमिनी स्टूडियो में किए थे। तो ऑप्शन है मैकबेथ, बी ओथेलो, सी डॉल्स हाउस, डी है जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। तो आपका ऑप्शन तो करेक्ट डी है, जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ये वो 2 प्ले थे जो MRA ने जेमिनी स्टूडियो में दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हाउ वाज द जेमिनी स्टूडियो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज्ड बाय MRA। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है। तो भाई जेमिनी स्टूडियो में MRA जो प्ले राइटर आए थे, प्ले किया था, उसका बाद में भी क्या प्रभाव रहा। तो वही वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, जो सनराइज एंड सनसेटिंग स्टाइल जो था उसका था। जिस तरीके से सनराइज और सनसेट वो अपने सेट पे दिखाते थे और एक्टर्स की कस्ट्यूम्स जो ड्रेसेस जिस तरीके की होती थी, जेमिनी स्टूडियो वालों ने भी वैसा ही करना बाद में अपने फिल्मों में दिखाना शुरू कर दिया। तो आपका ऑप्शन रहेगा करेक्ट डी, ये वाला डी। दे इमिटेटेड देयर सेट्स एंड कस्ट्यूम्स। 2 मार्क्स में आए तो आपको सेंटेंस बना के लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोइट्स एंड पैनकेक्स। पोइट्स एंड पैनकेक्स आपकी लेसन स्टोरी में जो राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण, जीता जागता उदाहरण किस को बताया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता, तो मेकअप डिपार्टमेंट को बताया गया है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आता है सेम। हाउ ऑथर रेफर्स द मेकअप डिपार्टमेंट एज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। भाई लेखक ने मेकअप डिपार्टमेंट को नेशनल इंटीग्रेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल क्यों कहा है। तो आपका आंसर फिर 3 मार्क्स की तरह ही होना चाहिए, 30 वर्ड्स में कम से कम। कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें जो काम करने वाले थे वो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से और क्षेत्र से आए थे। इट वॉज हेडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, बट देयर अदर पीपल्स, वन फ्रॉम बंगाल, वन फ्रॉम केरला एंड वन फ्रॉम यूपी, एंड दे ऑल वर्क टुगेदर। दे ऑल ड्रेस्ड डिफरेंटली, they all spoke in different languages, but still they worked together in a good manner.
फ्रेंडली मैनर। तो इसी वजह से दैट मेकअप डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये आपका फिर वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यदि 2 और 3 मार्क्स का आए तो। एमसीक्यू में आपका आंसर होगा, सॉरी गलती से बी टिक हो गया, बी नहीं है, ये ए टिक है सही में। ऑप्शन है ए मेकअप डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21। हाउ डज द ऑथर केम टू नो दैट इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर। जैसा पहले क्वेश्चन में था कि ब्रिटिश पोइट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, रहस्य बना रहा ब्रिटिश पोइट का नाम, लेकिन ऑथर को कब पता लगा कि जो ब्रिटिश पोइट आया था उसका नाम स्टीफन स्पेंडर था। कैसे पता लगा उसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वो मिस्ट्री रहस्य कब सुलझा कि ये ब्रिटिश पोइट कौन था। ऑप्शन फ्रॉम ए पेंटिंग, बी फ्रॉम द न्यूज़पेपर, सी फ्रॉम द एनकाउंटर, डी फ्रॉम द बुक द गॉड दैट फेल्ड। सो अब इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। कैसे रहेगा वो जान लेते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रॉम द गुड बुक द गॉड दैट फेल्ड। आपको याद रखना है, जेमिनी स्टूडियो में नौकरी छोड़ने के बाद ऑथर जब एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ से बताया गया था और जिसको ऑर्गेनाइज करने वाले थे एनकाउंटर मैगजीन के पब्लिशर्स जो कि इंग्लैंड के हैं, तो उस बारे में पता करने के लिए कि इस मैगजीन में व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरीज आमतौर पे पब्लिश होती है, तो ऑथर ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में गया था। वहाँ पे उन्होंने बुक देखी थी द गॉड दैट फेल्ड, जिसमें 6 एमिनेंट पर्सन्स, जिनमें से एक स्टीफन स्पेंडर भी था, उनका भी एक उसमें ऐसे था। तब ऑथर को पता लगा कि वो पोइट जो आया था जेमिनी स्टूडियो में काफ़ी पहले, वो स्टीफन स्पेंडर था। लिख दोगे तो ये आपका ऑप्शन हो गया, फ्रॉम द बुक स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन एमआरए। तो जैसा आपकी बुक में भी लेसन है, इट वाज ए 200 स्ट्रॉन्ग ट्रुप्पे। भाई इस नाटक मंडली में 200 लोग थे, फ्रॉम 20 नेशनलिटीज, 20 देशों से, अलग अलग 20 देशों से कुल मिला के 200 पीपल थे। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा डी। इसमें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 200 पीपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास। एमआरए मद्रास में कब आई, ये एक ईयर है, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, 22 आंसर नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टार्टिंग ईयर्स हैं जेमिनी स्टूडियो के। अब आपका ऑप्शन होता है ए 42, बी या डी 52। तो अब आपका ऑथर अगर आप देखेंगे तो ऑथर के हिसाब से इट विल बी correct as 1952, because author is talking about the British, not talking about the time when there was a rule of Britishers here. तो correct is D. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस लेसन के क्वेश्चन नेक्स्ट हो गए। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेसन पे। नेक्स्ट लेसन होने वाला है आपका इंटरव्यू लेसन्स। तो इंटरव्यू के स्टार्ट करते हैं। शुरू में आप देख रहे हैं लॉन्ग आंसर, आज नहीं कर रहे हैं हम, और फिर आएंगे आपके शॉर्ट आंसर, हम आएंगे डायरेक्टली एमसीक्यू पे। तो यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं एमसीक्यू। मैं कैमरा को करेक्ट प्लेस पे शिफ्ट कर देता हूँ, और अब आपका एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं इंटरव्यू लेसन से। आप जानते हैं इंटरव्यू आपके सिलेबस में 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एंड सेकंड पार्ट
इज रिटन बाय मुकुंद पद्मनाभन। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि कौन से लोग हैं जो इंटरव्यू को लाइक करते हैं और कौन से फेमस पर्सनालिटीज है जो इंटरव्यू को लाइक नहीं करते हैं। सेकंड पार्ट में जो द हिंदू न्यूज़पेपर का ऑथर है मुकुंद पद्मनाभन, वो डायरेक्ट एक प्रोफेसर उम्बर्टो इको का इंटरव्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। तो आपका आंसर है इसमें देखो मुकुंद पद्मनाभन, ऑप्शन ए। क्रिस्टर सिल्वस्टर लिखा है जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्रिस्टोफर सिल्वस्टर नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। डी उम्बर्टो इको भी गलत है, लुइस कैरोल भी गलत है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए मुकुंद पद्मनाभन। ये आप ध्यान देंगे, क्रिस्टोफर सिल्वस्टर तो ऑथर है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टर सिलिस्टर लिखा है, जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेल्ट दैट ही वॉज वुंडेड बीइंग इंटरव्यूड। ऐसा किसको लगता था, ये फर्स्ट पार्ट से है कि जब भी कोई मेरा इंटरव्यू लेता है तो मुझे लगता है आई एम वुंडेड, मतलब मैं घायल हो गया हूँ। ये वो फेमस पर्सनालिटी है जो इंटरव्यू को बहुत ही बैड, बुरा बताते हैं। तो ऑप्शन है वी.एस. नायपॉल, डी लुइस कैरोल, सी रुडयार्ड किपलिंग, डी मार्क ट्वेन। देखिए ये चारों ही ऑप्शन उन्हीं फेमस पर्सनालिटी के नाम है जो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते, इंटरव्यू को बुरा बताते हैं। लेकिन ये वाली जो लाइन है फेल्ट बीइंग वुंडेड, फेल्ट बीइंग वुंडेड, ये किसने बोली थी, सभी ने, कुछ ने इंटरव्यू के लिए। तो रुडयार्ड किपलिंग ऑप्शन नहीं हो सकता, इन्होंने बोला था थंब ऑन द विंड पाइप। तो इसमें मार्क ट्वेन ने कुछ इतना खास बुरा नहीं बताया है, जस्ट ओनली ही डिसलाइक्ड, तो आपके दो ऑप्शन आउट हो गए, वी.एस. नायपॉल एंड लुइस कैरोल। तो आपका ऑप्शन दोनों में से इसी में है करेक्ट, लुइस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु फेल्ट दैट इंटरव्यू इज बीइंग एन असॉल्ट। इंटरव्यू को आक्रमण किसने बोला, असॉल्ट। असॉल्ट का मीनिंग होता है अटैक, असॉल्ट का मीनिंग क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए, तभी आप ऑप्शन सही लिखेंगे, अटैक, ATTACK। किसने बोला था, इंटरव्यू तो एक अटैक की तरह लगता है मुझे, जैसे किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया हो। वी.एस. नायपॉल, लुइस कैरोल, मार्क ट्वेन, H.G. वेल्स। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, वी.एस. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरव्यू इज एन ऑर्डियल कॉइन्ड बाय। इंटरव्यू को ऑर्डियल मीन्स वेरी हार्ड एंड बोरिंग वर्क, बहुत ही मुश्किल और निराश करने वाला काम को बोलते हैं ऑर्डियल। किसने बोला था इंटरव्यू को ऑर्डियल किसने बोला है इंटरव्यू को, तो इसमें आप करेंगे ऑप्शन, वैसे आप रिवाइज कर लेंगे बुक में तो सही रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑर्डियल, तो सॉल बेलो ने बोला था। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द सेलिब्रिटी फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूअर अमंग दिस सेलिब्रिटीज। कि इन सेलिब्रिटीज में से कौन था जिसने इंटरव्यू को बुरा भी बताया लेकिन फिर भी दूसरे फेमस लोगों का कई बार इंटरव्यू स्वयं भी कंडक्ट किया, ही हिमसेल्फ कंडक्टेड द इंटरव्यू ऑफ सेलिब्रिटीज। तो वो कौन था, ठीक है, वाज द सेलिब्रिटी फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूअर। तो ये आपका आंसर होगा फिर से सॉल बेलो, यस, इन्होंने ही जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू किया था, सॉल बेलो। तो जोसेफ स्टालिन का इन्होंने, ये देखिए फिर से नाम गलत हुआ है, पर जोसेफ स्टैलियन लिख दिया है, फिर से आपका या गलत प्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेल्ट दैट इंटरव्यूअर वाज ए थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। पहले मैंने बोल दिया था, ये तो रुडयार्ड किपलिंग ने बोला है। इंटरव्यू को सबसे
बैड कमेंट, सबसे बुरे कमेंट सॉल बेलो ने ही दिए, सॉरी रुडयार्ड किपलिंग ने दिए। थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप, जैसे किसी ने गर्दन दबा दी हो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नॉन फिक्शंस वर रिटन बाय उम्बर्टो इको। उम्बर्टो इको ने नॉन फिक्शंस जो नॉवेल्स हैं वो कितने लिखे हैं। नॉन फिक्शन का मतलब काल्पनिक नहीं, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, वास्तव की घटनाओं पे आधारित को नॉन फिक्शन बोलते हैं। और जो जस्ट बेस्ड ऑन इमेजिनेशंस, कल्पना पे आधारित जो होते हैं उसको फिक्शन बोलते हैं। तो ये इसका आंसर होना चाहिए 30 के करीब उन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A theme which deals with God and supernatural elements is called। एक ऐसी थीम, ठीक है, जिसके में भगवान और अलौकिक शक्तियों के बारे में बातें बताई जाएं, उसको क्या बोलते हैं, गॉड एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए वर्ड रिलीजन नहीं है। अगर रिलीजन वर्ड होता तो हमारा आंसर हो जाता थियोलॉजी। क्या हो जाता, थियोलॉजी। लेकिन अब है गॉड एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू हो गए। तो इसी के साथ में ये वाला जो वीडियो है इसको स्टॉप कर देते हैं। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और एमसीक्यू पढ़े होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, आप याद रखेंगे एग्जाम होने तक। और एमसीक्यू में भी और क्वेश्चन आंसर्स में भी, जहां भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप लिख के आ जाएंगे। तो ये के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और जहां भी आपको ज़रूरत हो फिर से इसको दोबारा देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल जो है इंग्लिश सर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।